गेट वाले ना आपके साथ में बिल्कुल रियायत नहीं बरत रहे। इतनी सर्दी है फिर भी आपको बोल रहे हैं कि आपको रेफ्रिजरेशन पढ़ना पड़ेगा, एयर कंडीशनिंग पढ़ना पड़ेगा। यार इतनी सर्दी पड़ रही है लेकिन क्या करें, जब आपसे पूछ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम भी आपको पढ़ा देते हैं और आपको हम इतने शॉर्ट में पढ़ा देते हैं कि आपको सर्दी का पता भी नहीं चलेगा। आपको बस कंबल ओढ़ करके पढ़ लो, कंबल के अंदर मोबाइल रखो और पढ़ लो। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका काम होता है हमारी डिजायर्ड मीडियम को या डिजायर्ड सब्सटेंस को कूल करना या डिजायर्ड सिस्टम को कूल करना। ठीक है, अब हम किसका यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं एक टर्म को जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मींस अगर हमने रेफ्रिजरेंट का यूज किया है तो हमें कितना रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट मिल रहा है जिससे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। अब इससे ही रिलेटेड एक और टर्म है हमारा, वो है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें हमने रेफ्रिजरेंट का यूज किया है तो रेफ्रिजरेंट का यूज करके हमारा क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा, जिसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल रहे हैं। अब हर एक सिस्टम की अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। अब हमने कितना रेफ्रिजरेंट यूज किया हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितना है। तो जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होता है बराबर में मास फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू में हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है रेफ्रिजरेंट के कारण वो। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो गया। हम इफिशियंसी वर्ड का यूज करते हैं। हमें क्या है ना, देखो हमें मैकेनिकल और हमें मैकेनिकल में हमें चीजें चाहिए एकदम परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट तो हम कुछ भी होता नहीं है। जब परफेक्ट नहीं होता है तो फिर हम क्या टर्म्स लाते हैं? इफिशियंसी लाते हैं। इफिशियंसी क्या बोलती है कि आपने कितना वर्क किया है और कितना आपका, जितने आपने हीट इनपुट दिया है, मतलब कितना आपने एनर्जी दी और कितना आपका काम मिला। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में रेफ्रिजरेशन के लिए एक सीओपी टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अगर आप पॉलिटिशियन का पूछोगे तो निर्वटे सन्नाटा है ना, तो ऐसे ही हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। किसका होता है? रेफ्रिजरेशन का होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी बराबर में क्या होगा? सीओपी बराबर में होगा जितना भी हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है अपॉन जो भी हमने इसमें क्या किया है? वर्क इनपुट दिया हुआ है। वर्क इनपुट जितना भी हमने दिया हुआ है वो वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट कहां से आया? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां से आया? इसके लिए अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल की। ठीक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, एक इंपोर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं जो हर किसी ने सुना होगा। क्या सुना होगा? रेफ्रिजरेशन की यूनिट हर किसी ने सुनी होगी, क्योंकि जब भी आप घर में एसी लेने जाते हो ना तो रेफ्रिजरेशन की यूनिट में ही बात करते हैं। कैसे? 1 टन का एसी दे दो, 2 टन का एसी दे दो। एक बार रियल इंसिडेंट बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक बंदा गया एसी की दुकान पे, उसने बोला एसी दिखा दो, उसने दिखा दिया। तो जो बंदा था उसने दिखा दिया, बोला 1 टन का है, ये 2 टन का है। जो सामने वाला बंदा था, जो खरीदने वाला था, 1 टन का है, ये दूसरे 2 टन का है, दोनों तो सेम नहीं लग रहे। उसको समझा नहीं पाया, वो उसको भी नहीं पता था कि 1 टन और 2 टन क्यों बोलते हैं। 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है। तो जो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो क्या है? टन में नापते हैं। वो किस में नापते हैं? टन में। अब टन में क्यों नापते हैं? टन में इसलिए नापते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेशन का बोलना है कि अगर हम 1 टन के पानी को, 1 टन के वाटर को, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को और 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट करें, कितने में? 24 आवर्स में। अगर 24 घंटे में हम 1 टन पानी को कहां से? 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बना दे रहे हैं, तो जितना भी हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ेगी या जितना भी हमें कूलिंग करना पड़ेगा वो हमारा क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है या रेफ्रिजरेशन की यूनिट है। मींस 1 टन को हम क्या बोलेंगे? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब हुआ 1 टन पानी को 0 डिग्री से 1 टन के 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 1 टन के 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनाने के लिए जितना हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी 24 घंटे के अंदर अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है 3.5 किलोवाट या 3.5 किलोजूल पर सेकंड। मींस हर सेकंड में हमें 3.5 किलोजूल हीट रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो पानी है 1 टन का पानी वो 1 टन की आइस में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो जो हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहला होती है वेपर कंप्रेशन साइकिल और दूसरी होती है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। अब ये क्या है? वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन। देखो क्या है ना, अगर हम वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं, है ना, तो हमारी क्या होगी? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी। अब रेफ्रिजरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, रेफ्रिजरेशन साइकिल मतलब कुछ लोग बोलेंगे यार पूरा टर्म ही नहीं लिखते हैं, है ना। वेपर एब्जॉर्प्शन, यहां पर भी रेफ्रिजरेशन जोड़ देना, रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है,
ये क्या है, हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल है। तो सबसे पहले हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमें हर एक टर्म से समझना है। वेपर मीन्स हमें वेपर को कंप्रेस करना है और वेपर को कंप्रेस करके हम रेफ्रिजरेशन करेंगे और ये पूरा का पूरा काम क्या होगा, एक साइकिल में होगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बोल रहे हैं। ठीक है भैया, इतना तो हमें अगर आंसर को इलेबोरेट करना है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन गेट एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं। गेट एग्जाम में तो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो हमारे पास में क्या रहता है, यहां पे क्या रहेगा, एक हमारे पास में कंडेंसर रहेगा। कंडेंसर के बाद में यहां पे हमारा जो रहेगा कंप्रेसर रहेगा। यहां पे क्या रहेगा, एवेपोरेटर रहेगा। और फिर यहां पे क्या रहेगा, थ्रोटल वाल्व रहेगा। रेफ्रिजरेंट को हमने एवेपोरेटर के अंदर ले गए। अब एवेपोरेटर के अंदर क्या किया, इसने हीट एब्जॉर्ब की, जहां से हमें हीट एब्जॉर्ब करवानी है। मींस जो हमारा स्टोरेज स्पेस है जिसको हमें कूल करना है ना, उस स्टोरेज स्पेस से हमने एवेपोरेटर को जोड़ दिया। तो क्या किया एवेपोरेटर ने, स्टोरेज स्पेस से हीट लेकर के इसने जो हमारे पास में लिक्विड या वेपर थी उसने हीट एब्जॉर्ब की और वो वेपर फॉर्म से हमारी गैसियस फॉर्म में या फुल गैस फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में आ गई। किसमें आ गई, सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में आ गई। अभी क्या थी, मिड स्टेज में थी। सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के बीच में हमारी क्या होती है, एक मिक्स्ड स्टेज होती है। तो उस मिक्स्ड स्टेज में थी, वहां से सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में आई। अब जब सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में आ गई, फिर यहां से हम कंप्रेसर के अंदर हमने जो सैचुरेटेड वेपर थी उस वेपर को क्या किया, कंप्रेस किया। जैसे ही हमने कंप्रेस किया तो इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर के साथ में टेम्परेचर भी बढ़ गया। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो हमने क्या किया, कंडेंसर लाए। कंडेंसर के अंदर हमने क्या किया, अब टेम्परेचर इसका रिलीज किया। जो हम देखते हैं ना फ्रिजों में पीछे साइड में हमारी कॉइल्स लगी होती हैं, वो क्या होती है, वो कंडेंसर कॉइल होती हैं। उनसे हीट बाहर एनवायरमेंट में छोड़ दी जाती है। इसलिए जब भी अगर हम जैसे फ्रिज को घर में लगाते हैं ना, उसको दीवार से सटा के नहीं रखना है। उसमें हमें लिखा होता है गाइडलाइंस में, हमें कम से कम 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, जिससे कि क्या है, हीट जो है ना, हीट डिसिपेट हो सके। हीट कहां डिसिपेट हो पाएगी, इसलिए 10 सेंटीमीटर को तो कम से कम गैप रखना ही है। ठीक है, तो कंडेंसर कॉइल्स होती हैं। अब कंडेंसर कॉइल ने बाहर को क्या दे दी, बाहर हीट एग्जॉस्ट कर दी, बाहर हीट निकाल दी। हीट निकालने के बाद क्या होगा, प्रेशर तो हमारा हाई रहा, लेकिन अब क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। अब प्रेशर हाई टेम्परेचर कम, फिर हमने थ्रॉटल वाल्व के थ्रू उस रेफ्रिजरेंट को ले गए, तो क्या हुआ, यहां पे प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। देखो जैसे हमने देखा ना, एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में गैस को फिल करते हैं। एलपीजी सिलेंडर में अगर देखा हो तो होता क्या है, जो हाई प्रेशर का सिलेंडर होता है ना, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है ना, तो क्या होता है उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। और टेम्परेचर कम होने पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आइसिंग हो जाती है। टेम्परेचर बहुत सिलेंडर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये नीचे वाला भी सिलेंडर ठंडा होता है और ऊपर वाला भी सिलेंडर ठंडा हो जाता है ना, यही होता है ना। तो सिमिलर यहां पर भी होगा। जैसे ही हमने इसको थ्रोटल किया तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, ठंडा हो गया, कम हो गया। और जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ फिर हम एवेपोरेटर में ले गए, और एवेपोरेटर में फिर हमने हीट इसको फिर से गेन हो गई। कहां से, स्टोरेज स्पेस से। ठीक है, अगर हम इसका हम क्या बनाएंगे, अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका साइकिल बनाना पड़ेगा। तो साइकिल बनाते हैं, तो हमारी प्रोसेस कौन कौन सी हो रही है, हम एक एक बात कर लेते हैं। पहले एवेपोरेटर में क्या कौन सी प्रोसेस हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, फिर क्या किया, थर्ड नंबर पे कौन सी प्रोसेस है हमारी, कंडेंसर प्रोसेस है। कंडेंसर में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। फिर इसके बाद जो हमारी चौथी प्रोसेस है वो कौन सी, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम थ्रॉटलिंग ले सकते हैं, तो हमने थ्रॉटलिंग लिख दिया। अब हम हर एक प्रोसेस में समझते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, अभी क्या है, ये सारी प्रोसेस कैसी है, कंटिन्यूअस में है और एक साइकिल में है। तो हर एक प्रोसेस के अंदर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करें एवेपोरेटर की, तो एवेपोरेटर के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, एवेपोरेटर के अंदर हो रही है हमारी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। ठीक है, हमने ये क्या बना दिया, अपना डायग्राम बना दिया। ठीक है, अगर हम, ये क्या है हमारा टेम्परेचर T और यहां पे S है। ठीक है, अब अगर हमारा यहां पे एवेपोरेटर है तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया,
कांस्टेंट प्रेशर के बाद में ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर की लाइन P1 हो गई, और यहाँ पे कंडेंसर वाला प्रेशर P2 हो गया, ठीक है, और ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या किया हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, इवेपोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर हमारी सैचुरेटेड पर है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन किया आइसेंट्रोपिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रोपी, यहाँ पे एंट्रोपी सेम है, तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने कंप्रेशन किया, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है। अब कंडेंसर के अंदर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्शन हुआ और यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में आया, और सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में आकर के हमने क्या किया, थ्रॉटलिंग कर दी। थ्रॉटलिंग कर दी तो क्या हुआ, थ्रॉटलिंग करने पे क्या होता है, एंथैल्पी सेम रहती है। H3 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर 0.4 होगा तो H4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 4 हो गया, हमारा 4 हो गया, और 4 से 1 तक हमारा इवेपोरेटर हो गया, फिर 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, और 3 से 4 तक। अब जो हमारी प्रोसेस है वो हमने इस फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। थ्रॉटलिंग में हमारी एंथैल्पी सेम रहेगी। अब हम हर एक प्रोसेस में बात कर लेते हैं, हर एक प्रोसेस में हो क्या रहा है। अगर हम 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 में क्या हो रहा है, अगर 1 से 2 में बात करेंगे, कंप्रेसर के अंदर क्या हो रहा है, कंप्रेसर के अंदर वर्क किया जा रहा है ना। तो वर्क इनपुट दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, वर्क इनपुट दिया जा रहा है, तो वर्क इनपुट दिया जा रहा है तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, H1 एंथैल्पी जितनी है वो प्लस जो हमने वर्क दिया है इसको वो बराबर में जो भी एंथैल्पी H2 बराबर में हो गया, तो वर्क बराबर में क्या हो गया, H2 माइनस H1, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 से 3 के लिए, तो 2 से 3 में क्या हो रहा है हमारा, 2 से 3 में कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो क्या हुआ, H3 H2 की एंथैल्पी ज्यादा है, H2 माइनस H3 बराबर में क्या हो गया, जो भी हमारा हीट रिजेक्शन हुआ कंडेंसर के अंदर वो हो गया, ठीक है। अब 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, अब 2 से 3 के बाद 3 से 4 है, तो 3 से 4 में क्या प्रोसेस हो रही है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रही है, और हमें क्या पता है, थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी सेम रहती है, तो क्या हो जाएगा, H3 बराबर में H4 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है हमारी, 4 से 1 है, ठीक है। तो हम 4 से 1 की बात कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो जो हमारी 4 से 1 प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, 4 से 1 में इवेपोरेटर के अंदर हीट एडिशन हो रहा है, कहां से, स्टोरेज स्पेस से, और जो स्टोरेज स्पेस से हीट जा रही है वही हमारी क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कहा क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4 बराबर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया, ठीक है। अभी हमने सीओपी की बात की थी, सीओपी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। हमें हर एक सिस्टम की इफिशियंसी के लिए हम इफिशियंसी का यूज करते हैं, और यहां पे इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें तो पॉलिटिशियन की इफिशियंसी क्या होगी, निल अपॉन सन्नाटा, ठीक है। तो अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीओपी बराबर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन जितना भी हमने वर्क इनपुट दिया वो, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, H1 माइनस H4, और वर्क इनपुट बराबर में क्या हो गया, H2 माइनस H1, यही हो गया, बस ये हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। अब हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, अब हम ये वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हम कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं। जहां कहीं भी हम कंप्रेसर का यूज करेंगे तो हर एक इक्विपमेंट की अपनी अपनी अलग अलग इफिशियंसी होती है। इवेपोरेटर के अंदर तो कुछ नहीं है, हमने कूलिंग कॉइल लगा दी, कॉइल टाइप की लगा दी, जिसमें कूल्ड लिक्विड गया, कूल्ड रेफ्रिजरेंट गया, और कूल्ड रेफ्रिजरेंट जाकर के एक एंड से हमें हीटेड प्राप्त हो गया, हीटेड रेफ्रिजरेंट बन गया, उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली स्टोरेज स्पेस से, तो उसका कुछ बड़ा काम नहीं है। कंडेंसर में भी कंडेंसर कॉइल है, उसमें भी कोई रनिंग इक्विपमेंट नहीं है ना। लेकिन कंप्रेसर में क्या है, एक रनिंग इक्विपमेंट है, वो हमारा कैसा है, कंप्रेसर हमारा एक रनिंग इक्विपमेंट है, तो उसकी हम अलग से इफिशियंसी की बात करते हैं। कंप्रेसर इफिशियंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, जितना उसने वॉल्यूम एक्चुअल में उसने सक किया है ना, जितना उसने एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट सक किया है अपॉन जितना वो मैक्सिमम कर सकता है। मैक्सिमम कितना कर सकता है, जितना स्वेप्ट वॉल्यूम है कंप्रेसर का उतना, ठीक है। तो कंप्रेसर का जितना स्वेप्ट वॉल्यूम है वो, और जितना एक्चुअल में वॉल्यूम उसने सक किया है, तो जो एक्चुअल में वॉल्यूम सक किया क्या होगा, मास फ्लो रेट रेफ्रिजरेंट का इनटू में जो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा किसका, रेफ्रिजरेंट का, ठीक है, अपॉन जितना उसके अंदर वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा रेफ्रिजरेंट का इनलेट ऑफ कंप्रेसर पे। स्पेसिफिक वॉल्यूम कहां पे, इनलेट ऑफ कंप्रेसर में,
इनलेट ऑफ कंप्रेसर पर जितना भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम। सॉफ्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल एन इनटू में के। ठीक है, अगर हमारा 2 स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक है तो उस हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, के हमारा क्या है, कितने सिलेंडर है उसके अंदर। ठीक है, और हम एक और फैक्टर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वो 2 स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक है, मींस एक साइकिल में कितनी बार उसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, हमारा क्या हो गया वॉल्यूम हमने वॉल्यूम इफिशियंसी की बात करी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की। अब इसका एक फॉर्मूला निकल करके आता है, इफिशियंसी बराबर 1 प्लस के सी माइनस सी इंटू में आर की पावर 1/n। अब ये क्या होता है, सी क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो होता है, और आर बराबर में क्या होता है, P2/P1, मींस हायर प्रेशर अपॉन लोअर प्रेशर। ठीक है, 1/n एन क्या है, एक हमारा जो भी कंप्रेशन है उस कंप्रेशन का एक इंडेक्स होगा, है ना, हर एक आइसोट्रोपिक इंडेक्स होगा, है ना, तो वो हमारा एन है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स जिसकी बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर हमें आइसोट्रोपिक प्रोसेस दिया हुआ है और एयर दिया हुआ है तो हम गामा का यूज करते हैं, और गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। अगर हम इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में बहुत सारी चीजों को अगर वेरी करेंगे तो हमारा उनके पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास में था कितनी चीजें, अगर हम प्रोसेस को फिर से ड्रॉ करें तो हमारा ऐसा कुछ साइकिल बनेगा, यहाँ पे हमारा एवेपोरेटर होगा, यहाँ पे हमारा कंप्रेसर होगा, और यहाँ पे हमारा कंडेंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा थ्रोटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रेशर P1 है, ये हमारा प्रेशर P2 है। अब हम क्या क्या चीजें डेविएट कर सकते हैं, देखो मैकेनिकल वाले कहीं भी खाली नहीं बैठना है, उनको कुछ ना कुछ चिल होती रहती है, तो कुछ ना कुछ करते रहना है, तो हमें कुछ कुछ दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम P1 प्रेशर को ऊपर करें नीचे करें। ठीक है, P1 प्रेशर के साथ खेले हम, ये हमारा साइकिल। ठीक है, ऐसा होता है कुछ साइकिल। ठीक है, अब हमने ये कंप्रेसर बना दिया, ये हमारा ये वाला है। ठीक है, अब हम इसको नीचे ले गए। ठीक है, इसको नीचे ले गए, है ना, प्रेशर को, ये हमारा पहले P1 था लेकिन हमने इसको P1 डैश पे ले गए। अभी क्या हुआ, अभी हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था यहां से लेकर के यहां तक जाना था, वो यहां पे आ गया। ठीक है, अभी यहां तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, अब यहां तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ, और हमें वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। पहले हमारा वर्क यहां से यहां तक ही था, हमारा वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम हो गया है, तो हमारा जो सीओपी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हमारा कम हो गया और वर्क भी बढ़ गया है। ठीक है, जो अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा, वर्क ज्यादा लगेगा और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हमारा कम हो जाएगा, इसलिए हम P1 को कम नहीं कर सकते हैं। इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर मींस अगर हम P2 को बढ़ा दें, P2 को कम कर दें तो हमारा सीओपी क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। अगर हम P2 को बढ़ा दें तो क्या होगा, हमारा यही का यही रहा। ठीक है, अब हमारा ये साइकिल था यहाँ पे था, और हमने इसको बढ़ा करके यहाँ पे कर दिया इसको। ठीक है, हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो यहां से यहां तक आ रहा था। ठीक है, अब हमारा जो कंप्रेशन है वो यहां तक हो रहा था, लेकिन हमें यहां तक करना पड़ रहा है। पहले 2 था, अभी हमारा 2 डैश हो जाएगा। क्लियर, पहले हमारा यहाँ पे 3 था, अब यहाँ पे हमारा 3 डैश हो जाएगा, और यहां से जाकर के हमारा थ्रोटलिंग होगा, तो यहाँ पे पहले 4 था, ये 4 डैश हो गया। तो देखो सिमिलरली देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो 1/4 था पहले, लेकिन अभी जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ वो क्या हो गया, 1/4 डैश हो गया। 1/4 डैश तो कम ही हो गया, और जो वर्क है, जो हमें कंप्रेसर पे वर्क करना पड़ रहा है, पहले 1/2 था, लेकिन अभी क्या हो गया, वर्क 1/2 डैश हो गया, तो हमें वर्क भी ज्यादा करना पड़ रहा है, तो हमारा सीओपी क्या हो जाएगा, सीओपी डाउन हो जाएगा। ठीक है, 2 चीजें तो हमारी बहुत आसान है। अब हम तीसरी चीज की बात करते हैं, सब कूलिंग की। अगर सब कूलिंग समझ में आ गया तो समझ लो तुमने पूरा संसार जीत लिया। सब कूलिंग क्या है, अब सब कूलिंग कर किसकी सकते, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो भाई, तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें पहले ड्रॉ कर लेना है, और इसको ड्रॉ करके ही चीजें एकदम दिखानी है। ठीक है, ये देखिए तुमने 1 हो गया, ये 2 हो गया, मींस प्रेशर 1 प्रेशर 2, एवेपोरेटर प्रेशर कंडेंसर प्रेशर। ठीक है भाई, क्लियर, यहाँ पे पॉइंट हमारा 1 हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक हमने कंप्रेस किया इसको, ये पॉइंट हमारा 2 हो गया। ठीक है, ये P1 की लाइन है, ये P2 की लाइन है। अब 2 से लेकर के 3 तक जा रहे थे हम, अब ये बोल रहे हैं भाई देखो तुम्हें यहां तक शांत नहीं रहना है, तुम्हें थोड़ी और खुरापात मचानी है, और इसको तुम 3 डैश तक लाओ, सब कूल करो उसको। ठीक है, तुमने कंडेंसर के अंदर सब कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या हो रहा था, 3 से 4 तक जा रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, 3 से 4 डैश तक गया, तो तुम्हारा कंप्रेसर वर्क क्या है, कंप्रेसर वर्क तो सेम ही है भाई, जो कंप्रेसर वर्क है वो तो सेम है, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ,
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया ना, पहले 1 था, अभी 1 हो गया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, सीओपी बढ़ गया। मींस अगर हम सब कूलिंग कर रहे हैं तो हमारा सीओपी बढ़ जाएगा, सिंपल। ठीक है, कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, कोई 30 मार्क का काम नहीं करना है। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट है ना, वो थोड़ा समझदार लोगों के लिए। सब कूलिंग तो हमने कर लिया, अगर हम सुपर हीटिंग करेंगे तब क्या होगा, तब बात बताओ तुम। अभी तुम बहुत ज्यादा उछल रहे थे, तो ठीक है भाई, अगर हम सुपर हीटिंग करेंगे, अब सुपर हीटिंग करेंगे किसकी, बात ये भी है। तो सुपर हीटिंग करेंगे किसकी, इवेपोरेटर में जो भी हमारा लिक्विड है या जो भी वेपर है, उस वेपर को हम सैचुरेटेड वेपर से भी और सुपर हीट कर रहे हैं, तब क्या होगा। ठीक है, तो वही फिर से हमें वही डायग्राम बना लो, अपना P1 बना लो, P2 बना लो। ठीक है, अभी क्या था, हमारा पहले यहां से जा रहा था और यहां से यहां तक काम कर रहे थे हम, 1 से 2 तक, फिर 3 तक आए, फिर 3 से हमने थ्रोटलिंग कर दिया, 4 तक आ गए। क्लियर। अब बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें यहां तक शांत नहीं रहना है, तुम्हें जो 1 तक आए थे ना, 1 से तुम एक काम करो, 1 से 1 तक जाओ भाई, और यहां पे जाकर के तुम अब 2 तक जाओ। अब बताओ तुम्हारा क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि भाई देखो, पहले हमारा 1 से 4 तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, लेकिन अभी 4 से 1 तक इतना हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मींस सुपर हीटिंग से जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो तो हमारा बढ़ गया, श्योर है, बिल्कुल श्योर है। अब हम वर्क की बात करते हैं। वर्क में क्या हो रहा है, पहले हमारा 1 से 2 तक वर्क था, अब 1 से 2 हो गया। अभी हम क्या करें, तो ये क्लियरली हमें पता नहीं चल रहा है। तो वर्क के लिए हम क्या करते हैं, ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। वर्क बराबर क्या होता है, गामा अपॉन गामा माइनस K1 और P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, अगर हम इसको और आगे सोल्व करेंगे तो गामा अपॉन गामा माइनस K1, P1 V1 को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, MRT1 और 1 माइनस K P2 V2 अपॉन P1 V1। अगर इसको हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर रेशियो की फॉर्मूले का आ जाएगा, और हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं यार क्या होता है, PV की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट, ऐसा कुछ इक्वेशन होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लगा करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे आया, तो वर्क क्या हो गया, ये तो रेशियो हो गया ना, प्रेशर रेशियो। हमारा प्रेशर रेशियो तो सेम ही रहेगा, भले ही हम 1 स्टूडेंट्स कर लें, लेकिन प्रेशर रेशियो तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो फाइनली वर्क डिपेंड कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर T1 पर। पहले यहां पर टेम्परेचर T1 था, अभी यहां पर टेम्परेचर T1 है। तो क्लियरली पता चल रहा है T1 बड़ा है T1 से, तो वर्क जो हमारा अभी लगेगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा पहले वाले वर्क से। ठीक है, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में वर्क भी बढ़ रहा है। अब कैसे बोल सकते हैं हमारा सीओपी बढ़ेगा कि कम होगा, हमें डिफाइन तो नहीं कर पाएंगे। तो हर एक लिक्विड के लिए, हर एक रेफ्रिजरेंट के लिए अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। अगर हम NH3 के लिए बात करें तो NH3 के लिए सीओपी कम होता है, और वहीं R12 के लिए बात करें तो सीओपी बढ़ जाता है। तो हर एक रेफ्रिजरेंट के लिए अपना अलग अलग बिहेवियर रहता है। अब रेफ्रिजरेशन में एक और इंपोर्टेंट टर्म आता है, क्या आता है, हमें रेफ्रिजरेंट का एक नोमेनक्लेचर की बात करनी है। नॉर्मल क्लेचर की बात नहीं कर रहा हूं, नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं। क्लेचर की बात करोगे तो पिट जाओगे, है ना, तो पिटना इतना नहीं है। हम क्लेचर की बात नहीं करेंगे, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, है ना। अब हमारे पास में कौन से क्लेचर की बात कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर की। अभी स्पेलिंग उल्टी सीधी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देना, नोमेनक्लेचर ही है। ठीक है, नॉर्मल क्लेचर नहीं है। ठीक है, अब हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो हमारे पास में जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, वो रेफ्रिजरेंट हमारे 3-4 टाइप के हो सकते हैं। कैसे, पहले तो हमारा ऑर्गेनिक होगा भाई, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, अब इन लोगों को यहां तक भी शांति नहीं मिली, तो इन्होंने क्या किया, नहीं भाई यार ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में भी 2 टाइप के होंगे। कैसे, एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं, अब क्या करते हैं, तुम पढ़ा रहे हो तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब सैचुरेटेड वाले थे तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे यहाँ क्या होता है, C2 जो भी रहता है ना, CmH2m+2, ऐसा फॉर्मूला होता है ना, CmHnFpClQ। ठीक है, मींस हमारे इस टाइप के फॉर्मूले रहेंगे। अब यहां पे क्या होगा, N+P+Q बराबर में 2m+2, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इन्होंने बोला कि देखो भाई, अगर तुम्हारा इस टाइप का फार्मूला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, Rm-K1 और Rm-K1 फिर N+K1 और यहां पे हम Q लगा देंगे। देखो भाई, Rm-K1 N+K1 और Q, ये हमारा क्या हो गया, रेफ्रिजरेंट हो गया। ठीक है भाई, इन्होंने तो बता दिया, तो हमें भी समझना पड़ेगा।
अगर हम बात करें यहां पे C1 m बराबर में 1 रखें, ठीक है, m बराबर में क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया, तो n प्लस p प्लस q बराबर में क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया ना। तो अगर हम R12 की बात करें तो R12 में क्या है, R012, m बराबर में क्या हो गया, 1 हो गया, n प्लस वन बराबर में क्या है, 1 है, n प्लस वन बराबर में 1 है ना, n प्लस वन बराबर में 1 है, तो n बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब q बराबर में कितना है, 2 है, तो n बराबर में 0 हो गया, p प्लस q बराबर में 2 हो गया, बराबर में 4 है, p बराबर में कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम R12 की बात करें तो R12 का फार्मूला निकालते हैं। अब m बराबर में 1 है तो C1, h n बराबर में 0 है तो H0, फिर f बराबर में 2 है तो F2, ClQ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो गया, CF2Cl2, इसको हम बेसिकली CCl2F2 बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये हमने बात की है रेफ्रिजरेंट के लिए जो भी हमारे सैचुरेटेड है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड के लिए। तो अनसैचुरेटेड के लिए बोला, देखो भैया ऐसी बात है कि अभी जो तुम इतने फुदक रहे थे ना, अब तुम्हें इतना फुदकने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है, CmH2m होगा, मींस m, अब हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, R1 m-k1 n प्लस k1 R1 m-1 n प्लस 1 और Q होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये रेफ्रिजरेंट की हमने बात कर ली जो हमारे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में अभी सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। इनऑर्गेनिक में बोला कि देखो भाई तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना है, तुम्हें बस क्या करना है, 700 प्लस मोलिकुलर वेट रख दो। भाई इन्होंने कहा इतना आसान, उनके हाँ यार इतना आसान, मैंने कहा चलो ठीक है। हम एयर की बात कर लेते हैं, तो एयर का मोलिकुलर वेट हम मान के चलते हैं 29 है, तो इसके लिए रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, 729, वाह बढ़िया। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, तो वाटर के लिए कितना होता है, 18 होता है, तो कितना हो गया, 718 हो गया, वाह। अगर हम NH3 के लिए बात करें तो NH3 14, हाइड्रोजन 3 बराबर में 17, तो कितना हो गया, 717 हो गया, वाह बहुत बढ़िया। तो हमारे जो नोमेनक्लेचर है वो हमारा इस टाइप से रेफ्रिजरेंट का रहता है, ऑर्गेनिक के लिए अलग, इनऑर्गेनिक के लिए अलग, ठीक है। एक हमारा इंपोर्टेंट टर्म है कैस्केड रेफ्रिजरेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, हो सकता है 2 रेफ्रिजरेशन साइकिल एक क्रम वाइज दे दी जाए और आपको बोला जाए एक रेफ्रिजरेशन साइकिल ए दे दी है ना, हमारा ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है, फिर एक और रेफ्रिजरेशन साइकिल इससे रिलेटेड दे दी और हमसे बोला जाए निकालो, ठीक है। अब क्या है हमारा, ये तो हमारा TH है जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये TL है, एक भी TL डैश है, ठीक है। पहले हमारा एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो क्या कर रहा है, यहां से Q हीट लेकर के यहां पे Q1 हीट दे रहा है, अब यहां पे क्या कर रहा है, एक Q1 हीट दे रहा है और यहाँ पे Q2 हीट ये दे रहा है इसको, यहाँ पे हमें W वर्क करना पड़ रहा है और यहाँ पे हमें W1 वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा हमारा कैस्केड रेफ्रिजरेशन मींस एक रेफ्रिजरेशन साइकिल, फिर उससे रिलेटेड इससे लिंक एक और रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसको हम क्या बोलेंगे, कैस्केड रेफ्रिजरेशन, बस यही है। अब हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है ड्राई कंप्रेशन और वेट कंप्रेशन। ये क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंप्रेसर का यूज किया है। अब हम कंप्रेसर के अंदर नॉर्मली सैचुरेटेड वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी कंडीशन से अगर हमारा सैचुरेटेड वेपर नहीं रहता है, उसमें अगर वो सैचुरेटेड वेपर से एक मिक्स्ड वेपर में आती है या वेट रीजन में आ जाती है ना, क्योंकि हमारा ये क्या है, ये हमारा सैचुरेटेड कंडीशन है और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, वेट रीजन बोलते हैं। अगर किसी कंडीशन से अगर वो वेट रीजन में आ गई तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वेट में क्या होगा, कुछ परसेंट हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा और कुछ परसेंट हमारा क्या होगा, वेपर होगा, 100% सैचुरेटेड वेपर होगा। अगर इन दोनों का मिक्स रहेगा तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड हमारा वाल्व के साथ कांटेक्ट करेगा, जब लिक्विड वाल्व के साथ में कांटेक्ट करेगा तो होगा क्या, वो वाल्व को डैमेज कर सकता है, लिक्विड है ना, डैमेज कर सकता है। जैसे पानी है, पानी के कांटेक्ट में अगर तुम्हारा कोई भी लोहे का आइटम आएगा या आयरन का आइटम आएगा तो क्या क्या करेगा, वहां जंग लगेगा, है ना। ऐसे ही सिमिलरली इसके साथ में होगा। अब अगर हमारा वाल्व के साथ में तो ये हो गया काम, अगर हमारा जो भी कंप्रेसर है उस कंप्रेसर के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, क्योंकि वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर है। अब रेसिप्रोकेटिंग है तो उसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा, बियरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए। जब हम ऑयल का यूज करेंगे तो ऑयल का यूज करने पे क्या होगा, जो लिक्विड है वो ऑयल के साथ मिक्स हो गया, यकीन हो गया, तो लिक्विड के साथ में इसके साथ में वॉश अवे ना हो जाए। अब एक और बात करते हैं हम गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल की। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम बेल कॉलमन साइकिल बोलते हैं, बेल कॉलमन, है ना, या रिवर्स ब्रेटन साइकिल बोलते हैं।
अब ये क्या सही, ये बोले देखो भाई अगर हमें हम प्लेन में तो जाते ही है, लेकिन प्लेन में देखा है हमेशा ठंडी बनी रहती है, जो हमारा कंपार्टमेंट रहता है उसके अंदर टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है, भले ही हम कितने भी हाइट पर चले जाए। वो क्यों होता है, उसके अंदर भी तो रेफ्रिजरेशन यूज करते होंगे ना, हमारे प्लेन के अंदर भी तो एसी रहता है। अब कभी कभी देखा इंडिगो में क्या था, एक बार एसी नहीं चल रही थी, कागज वगैरह से हवा कर रहे थे, वो क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पे एसी सिस्टम काम करना बंद कर दिया था। अब क्या होता है, वहां पर भी जो एसी लगी होती है वो एसी इस साइकिल पर डिपेंड करती है, किस पे, रिवर्स ब्रेटन साइकिल पर काम करती है या वेल कॉलमन साइकिल पर काम करती है। अब ये है क्या, इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में दो प्रेशर है, एक P1 एक P2, एक P1 एक P2। हम क्या है, आइसेंट्रोपिकली हम काम कर रहे हैं भैया, और हमने आइसेंट्रोपिकली ऐसा 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 काम कर दिया, हो गया, ठीक है भाई जाओ। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप कोई भी साइकिल ड्रॉ करते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज है तो वर्क प्रोड्यूसिंग होगी, तो क्या होगी, वर्क प्रोड्यूसिंग होगी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क कंज्यूमिंग होगी। ये किसी भी साइकिल को देख करके एरो मार्क देख लो, बस खत्म कहानी बस। अब इसका एरो साइकिल हमने देख रहा है, तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब क्या है, वर्क कंज्यूमिंग है, मींस इसको वर्क चाहिए रहेगा, ठीक है। अब ये तो हमने साइकिल बना ली किस पे, इस वाले डायग्राम पे, टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी है, और हमारा काम हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए बात करें तो हमारे क्या क्या सिस्टम होता है, यहां पे क्या होगा, एक हमने कंप्रेसर लगा दिया, ठीक है भाई, कंप्रेसर के बाद हमने कंडेंसर लगा दिया, यहां पे कंप्रेसर है, यहां पे हमने कंडेंसर लगा दिया, कंडेंसर के बाद हमने यहां पे एक्सपांडर लगा दिया, फिर हमने एक्सपांडर के बाद फिर हमने एवेपोरेटर लगा दिया, और एवेपोरेटर के बाद हमने फिर से कंप्रेसर के अंदर फिर से भेज दिया। अब हम यहां पे देखें तो हमने यहां पे जो पहली वाली साइकिल थी और ये साइकिल है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल और गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसमें केवल हमारा एक्सपांडर जो है वो थ्रोटल डिवाइस से, जो थ्रोटल डिवाइस थी उससे रिप्लेस हो गया बस। इसके अलावा सारा चीजें सेम रहा है। हम यहाँ थ्रोटल की जगह एक्सपांडर यूज कर रहे हैं, वहां एक्सपांडर की जगह थ्रोटल यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम हो गई, क्या दिक्कत है, हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वहां पे हमारा फेज चेंज हो रहा था, अगर हम ध्यान करें वहां पे क्या कर रहे थे, हम फेज चेंज कर रहे थे, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें ना तो इसमें भी सीओपी बराबर में क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन जो भी हमारा वर्क इनपुट है वो, जैसा सिमिलर वहां पे था सिमिलर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाली कंडीशन में हमारी यहां पर भी एयर है और यहां पर भी एयर ही है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, यहां पे एयर मतलब वेपर, या हम बात करें ये वेपर फॉर्म है, गैसियस फॉर्म में है, और यहां पे लिक्विड फॉर्म में है, यहां पे किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड को हमने एक्सपांड किया था, लिक्विड को हमने एक्सपांड किया था। अगर हम एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर में क्यों होता है, क्योंकि लिक्विफाइड, हमारा क्या लगा था उसके अंदर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का क्या होता है ना, एलपीजी का फुल फॉर्म। तो जब हम सिलेंडर से, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करते हैं तो लिक्विड होता है इसके अंदर। लिक्विड को जब हम थ्रोटल करते हैं तभी जाके टेम्परेचर कम होता है, और अगर हम गैस के लिए करेंगे तो गैस की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, गैस की कंडीशन में टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम बात करते हैं। यहां पे हमने क्या बोला था, H1 बराबर में H3 या H3 बराबर में H4 जो भी था, ठीक है, थ्रोटलिंग के लिए। अब यहां पे क्या है, यहां पर भी एयर है और यहां पर भी एयर है। अगर हम इसको थ्रोटल कर भी देंगे तो क्या होगा, एंथैल्पी सेम रहेगी। एंथैल्पी क्या होती है, आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर लगभग चेंज नहीं होता है, या इसको हम दूसरे टर्म में बोले, आइडियल टर्म में क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट एयर के लिए या आइडियल गैस के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो मैकेनिकल वालों ने बोला कि यार देखो तुम ऐसा तो कर दिए हो, लेकिन अच्छा एक चीज बताओ, हम उल्टा कर दें, वहां पे जो वेपर कंप्रेशन साइकिल थी उसमें थ्रोटल डिवाइस की जगह एक्सपांडर लगा दो। हाँ यार ये भी सही है, लेकिन ठीक है, फिर उन्होंने बोला देखो भाई तुम क्या है ना, यहां पे एयर का कर रहे हो ना, एयर को एक्सपांड को, एयर को क्या कर रहे हो, यहां पे एयर को थ्रोटल कर रहे हो, एक्सपांडर में डाल करके प्रेशर कम कर रहे हो, ठीक है, हाँ सही तो बोल रहे हो तुम। लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे लिक्विड है, लिक्विड का प्रेशर चेंज करो तो वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होता है कंपेरेटिव टू एयर या कंपेरेटिव टू गैस। तो वहां पे तुम्हें काम मिलेगा, बिल्कुल काम नहीं मिलेगा। अगर तुमने वर्क ले भी लिया तो तुम्हारा जितना वर्क तुम्हें मिलेगा उससे ज्यादा तुम्हारा कॉस्ट इन्वेस्ट हो जाएगा एक्सपांडर को बनाने के लिए।
तो इसलिए वो बायबल नहीं है, इसलिए हम वहां पे लिक्विड की कंडीशन में थ्रोटल का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे क्या है ना, इसके लिए एक सीओपी की बात आती है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल की है। जो सीओपी होता है वो क्या है, यहाँ पे जो भी एयर है तो एयर को हम आइडियल गैस मान के चलते हैं। तो जो हमारा प्रेशर है P1 P2, इसमें क्या होगा, हमें इसमें हमारा प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो सीओपी होता है वो 1/RP की पावर, प्रेशर रेशियो की पावर Γ-1/Γ-1, सीओपी बराबर 1/RP की पावर, प्रेशर रेशियो की पावर Γ-1/Γ-1। ठीक है, जो आरपी है प्रेशर रेशियो बराबर में क्या है, P2/P1, या कंडेंसर प्रेशर, कौन सा प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर अपॉन एवेपोरेटर प्रेशर। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल का पूरा आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे अब क्वेश्चन क्या आएगा, अगर हमने प्रेशर रेशियो कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो क्या चेंज होगा, या हमें प्रेशर रेशियो दे दिया, अब बोला कि रिवर्स ब्रेटन साइकिल का सीओपी निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारी एक और रेफ्रिजरेशन साइकिल बची है, वो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि हमें वेपर को एब्जॉर्ब कराना है, लेकिन कहां एब्जॉर्ब कराना है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, जितना वहां पे काम था उतना ही हम कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने कंडेंसर लगाया भाई, ठीक है, यहाँ पे हमने थ्रोटल डिवाइस लगाई, ठीक है भैया, थ्रोटल के बाद हमने एवेपोरेटर लगाया, ठीक है भैया। अब एवेपोरेटर के बाद हमने सैचुरेटेड वेपर बनाई और इसको एब्जॉर्ब करा दिया, बस इसको एब्जॉर्ब करा दिया, किसमें, एब्जॉर्बर में। ठीक है, तुमने एब्जॉर्बर में एब्जॉर्ब करा दिया, ठीक है भैया, तुम्हें अपना काम करना, काम कर लिया। अब बोले कि देखो तुम एब्जॉर्बर से जाने के बाद में तुम अब लिक्विड सॉल्यूशन बन गई हो। लिक्विड सॉल्यूशन किसका, H2O का और NH3 का। मैं बात कर रहा हूं अभी NH3 के लिए, आप दूसरा भी सॉल्यूशन यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में जो हमारा सॉल्यूशन यूज होता है वो H2O प्लस NH3 वाला यूज होता है, जो हमारा मोस्टली इंडस्ट्रियल में यूज के लिए भी आता है। ठीक है, तो लिक्विड प्लस NH2 हो गया, या वाटर प्लस NH3 का सॉल्यूशन मिला करके हमने यहाँ पे पंप लगा दिया। अब पंप लगाने के बाद हमने इसको प्रेशराइज कर दिया, प्रेशराइज करने के बाद फिर से हमने इसको किसके अंदर भेज दिया, प्रेशराइज करने के बाद हमने यहाँ पे जनरेटर में भेज दिया। वो जनरेटर नहीं जो तुम्हारे घरों में यूज होता है, यहाँ पे जनरेटर का मतलब है हीटिंग करना। अब यहां से तुम्हारा सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर पहुंच गया हायर प्रेशर पे, और यहां पे तुमने फिर यहां पे जो रिलीज वाल्व है, प्रेशर रिलीज वाल्व है, और यहां से तुमने एब्जॉर्ब के अंदर भेज दिया, ये तुम्हारा H2 आ गया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है हम बताते हैं एक बार। अगर हम इतना देखें पोर्शन तो इतना तो सेम है, कंडेंसर के अंदर NH3 की वेपर आई हाई प्रेशर पे, और फिर यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आ गई, सैचुरेटेड लिक्विड से आकर के हमने यहाँ पे NH3 को एक्सपांड करा दिया या थ्रोटल कर दिया, और यहाँ पे जाकर के लिक्विड जो थी, लिक्विड NH3 का प्रेशर ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, फिर एवेपोरेटर में गई, और एवेपोरेटर के बाद में इसने स्टोरेज स्पेस से जो भी रेफ्रिजरेशन करना था वो रेफ्रिजरेशन किया। उसके बाद ये सैचुरेटेड वेपर में आ गई। अब सैचुरेटेड वेपर में हमने एब्जॉर्बर में भेज दिया। एब्जॉर्बर में क्या है, पानी है, H2O है, और प्लस बहुत मामूली मात्रा में NH3 है। तो NH3 इसके अंदर आई, और NH3 पहले से ही थी थोड़ी बहुत, NH3 और H2O का सॉल्यूशन बन गया। जब NH3 और H2O का सॉल्यूशन बन गया तो पानी का, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब लिक्विड पानी और लिक्विड NH3 दोनों का सॉल्यूशन को हमने पंप के थ्रू प्रेशराइज कर दिया, और यहाँ पे हमने प्रेशर इसका बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने के बाद हम जनरेटर में ले गए। अब इस जनरेटर में हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। इस जनरेटर में हम हीट दे रहे हैं, तो हीट देने के बाद क्या हुआ, H2O और NH3 दोनों ने हीट लिया। अब हीट लेने पे क्या हुआ, पानी की वेपर बनती है हायर टेम्परेचर पे, लेकिन NH3 या अमोनिया की वेपर बन जाती है कम प्रेशर पे। तो NH3 या क्या होगा, NH3 या अमोनिया क्या होगा, अलग हो गया कम टेम्परेचर पे। तो NH3 अलग होकर के हमारा यहाँ पे निकल गया सैचुरेटेड वेपर में, फिर ये कंडेंसर में चला गया और ऐसे चला गया। अब जो पानी था उस पानी को हमने यहां से निकाल दिया प्रेशर रिलीज वाल्व से, और फिर वो फिर से एब्जॉर्बर में आ गया। तो ये साइकिल हमारा चलता रहता है। यहाँ पे ये साइकिल चल रहा है, और यहाँ पे इसका पानी का साइकिल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गई, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अभी हमने इसमें कहां पे गड़बड़ कर दिया, हमने इसमें पहले कंप्रेसर लगा हुआ था वेपर कंप्रेसर में, अब हमने कंप्रेसर को हटा दिया। कंप्रेसर को हटा करके हमने एब्जॉर्प्शन साइकिल लगा दिया। अब इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, और पंप क्या कर रहा है, लिक्विड को पंप कर रहा है। अब लिक्विड को पंप करने में कितना ही पावर यूज हो जाएगा, कंप्रेसर में ज्यादा पावर यूज होता है। तो बेसिकली इसका जो मकसद था वो क्या था, हमारा पावर को कम करना है ना। तो वर्क इनपुट तो हमारा सेम रहेगा,
और वर्क इनपुट तो हमारा अभी क्या है ना, यहाँ पे हमें जनरेटर के अंदर हीट देना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें वर्क देना पड़ रहा था। अभी यहाँ पे पंप में कितना वर्क देना पड़ेगा, कंपेरेटिव टू वर्क ऑफ कंप्रेसर और वर्क ऑफ पंप, ये क्या होता है, कंप्रेसर का वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो हमारा वर्क हमारा क्या है, कम हो गया। वर्क कैसी एनर्जी होती है, हाई ग्रेड एनर्जी, और जो हीट होती है वो लो ग्रेड एनर्जी है। यहाँ पे हम लो ग्रेड एनर्जी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। इसको तो सूरज में रख दोगे तब भी काम कर जाएगा भाई, लेकिन जो तुम्हारा वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इससे ये फायदा हमारा हुआ। अब इसके लिए हम किसकी बात करते हैं, सीओपी की बात करते हैं। सीओपी क्या होगा इसके लिए, सीओपी होगा, सीओपी की अगर हम बात करें, जितना भी हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो अपॉन जितना भी हमने जनरेटर के अंदर हीट दिया क्यूजी, प्लस जो हमने पंप को वर्क दिया डब्ल्यूपी। डब्ल्यूपी वर्क क्या है, बहुत ही कम है, इसको हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सीओपी हो गया, किसके लिए, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के लिए। अब बात आती है इसकी, हमें क्या निकालना है, एंट्रोपो निकालना है, सीओपी निकालना है दूसरे टर्म में। तो हम क्या बात करते हैं, डेल एस ऑफ यूनिवर्स हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा जीरो से। जो डेल एस ऑफ यूनिवर्स होगा, क्योंकि क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो डेल एस यूनिवर्स बराबर में जीरो से बड़ा होगा। तो हमारा क्या हो जाता है, डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, ये तो पूरी साइकिल में है। एक साइकिल में अगर हम, एंट्रोपी क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अगर साइकिल में रहती है तो साइकिल में अगर हम देखेंगे तो टोटल जो एंट्रोपी का चेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक साइकिल के अंदर में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, जीरो हो गई, लेकिन डेल एस ऑफ सराउंडिंग बराबर में क्या हो गया, जीरो से बड़ा हो गया, ठीक है। अब डेल एस सराउंडिंग, सराउंडिंग से कहां कहां पे इंटरेक्शन हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं हम। सराउंडिंग में कहां कहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, एवेपोरेटर में इंटरेक्शन हो रहा है ना, कंडेंसर में इंटरेक्शन हो रहा है, जनरेटर के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, और एब्जॉर्बर के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है। यही चार जगह इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर हम एवेपोरेटर की बात करें तो एवेपोरेटर में बाहर से जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो हमने क्या किया, सराउंडिंग से इतनी हीट जा रही है, तो सराउंडिंग से हीट जा रही है तो माइनस में आएगा, तो माइनस के रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन जो भी हमारा एवेपोरेटर का टेम्परेचर है टीई, ठीक है। अब कंडेंसर की बात करें तो कंडेंसर क्या कर रहा है, कंडेंसर हीट बाहर दे रहा है, सराउंडिंग को हीट मिल रही है, तो क्या हो रहा, प्लस क्यूसी, कंडेंसर ने हीट दी सराउंडिंग को क्यूसी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। क्यूसी कितने टेम्परेचर पे, जो भी हमारा कंडेंसर का टेम्परेचर था उस पर। अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में क्या है, सराउंडिंग से हम हीट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यूजी अपॉन टीजी जो जनरेटर का टेम्परेचर है। अगर हम एब्जॉर्बर की बात करें तो एब्जॉर्बर की कंडीशन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्बर की कंडीशन में हम हीट क्या कर रहे हैं, हीट हम उसको दे रहे हैं, किसको, बाहर हीट दे रहे हैं, तो क्यू एब्जॉर्बर अपॉन टी ए या टी ओ जो भी हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमारे इस टाइप से ये फॉर्मूला बन गया। अगर अब हम बात करें, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो टी जनरेटर माइनस टीओ अपॉन टीजी और टी आर अपॉन टी आर माइनस टीओ। ये हमारा क्या हो गया, सीओपी मैक्सिमम किसकी कंडीशन में, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल की कंडीशन। एक और टर्म हमारा छूट जाता है, वो है हमारा हीट रिजेक्शन रेशियो। हीट रिजेक्शन रेशियो क्या बोलता है, कितना हमने हीट रिजेक्ट किया, कितना हमने हीट रिजेक्ट किया अपॉन कितना हमने हीट एब्जॉर्ब किया। अब ये एब्जॉर्ब रिजेक्ट क्या है, हीट रिजेक्ट किसमें होती है, कंडेंसर में, क्यू ऑफ कंडेंसर, और हीट कहां पे एब्जॉर्ब होती है, एवेपोरेटर में, तो हमारा क्यू ऑफ एवेपोरेटर हो गया, ठीक है। ये क्या है, हीट रिजेक्शन रेशियो है, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, हमारा जो रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है वो लिक्विड है। अब उस लिक्विड के भी नखरे होंगे, हमें कौन सा लिक्विड चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, हमें कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, तो वो सभी की हम बात करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट क्या है हमारा, एक सब्सटेंस है जिसका हमें रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज करना है टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। अब ऐसे ही तो रेफ्रिजरेंट नहीं मिल जाएगा, है ना, इसके भी बहुत नखरे होंगे, इसके बहुत भयानक वाले नखरे हैं, इसके नखरों की कमी नहीं है। अब इसके नखरे कहां से शुरू होते हैं, पहले तो भैया देखो हम थर्मोडायनेमिक के नखरे हैं इसके, थर्मोडायनेमिक, फिर केमिकल नखरे हैं इसके, फिर फिजिकल नखरे हैं इसके, भाई नखरों की कमी नहीं है इसकी, है ना। अगर हम थर्मोडायनेमिक की बात करें तो थर्मोडायनेमिक में क्या क्या आ जाती है इसकी,
थर्मोडायनेमिक में अगर हम बात करें, हमने थर्मोडायनेमिक साइकिल बना लेते हैं तब थोड़ा बहुत पढ़ने पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम सबसे इजी रहता है हमारे लिए वेपर कंप्रेशन। तो हमने वेपर कंप्रेशन साइकिल बना लिया, यहाँ पे ऐसे बना लिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, यहाँ से ऐसे ले गए और यहाँ से ऐसे कर दिया। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, वेपर कंप्रेशन साइकिल बन गई। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब क्या है, अगर हम थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करें, 1 2 3 4 हमारा बन गया, क्लियर। अब अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम जो रेफ्रिजरेंट प्रेशर है ना, कंडेंसर प्रेशर है, अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम रेफ्रिजरेंट प्रेशर की बात करते हैं। जो रेफ्रिजरेंट प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके लिए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कम होगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, अब तुम सोच के देखो, तुम्हारी फ्रिज है, फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेंट जब कूलिंग होती है तो किसके थ्रू होती है, रेफ्रिजरेंट के अंदर। तो जो वेपर है वो रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में तुम्हारे सब्सटेंस को, तुम्हारे जो सिस्टम है उसको कूल करता है। अब सपोज दैट तुम्हारे फ्रिज के अंदर हो गया लीकेज, तो क्या होगा, अगर उसमें रेफ्रिजरेंट सिस्टम में कहीं लाइन में लीकेज होगा तो होगा क्या, अगर इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो होगा क्या, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, और बाहर की एयर अंदर आई तो क्या हो गया, पूरा सिस्टम खत्म, पूरा जो तुम्हारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है पूरा खत्म, तुम्हारा पूरा कंडेंसर खत्म हो जाएगा, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर हम कंडेंसर प्रेशर की बात करें तो हमें प्रेशर रेशियो को क्या है, ज्यादा से ज्यादा नहीं रखना है, तो इसलिए कंडेंसर प्रेशर को भी हम ज्यादा से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर रेशियो हम कितना रखते हैं, 3 to 5 रखते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा रेफ्रिजरेशन प्रेशर डिफाइन हो गया, और उसका अगर हम 3 to 5 टाइम्स करेंगे तो कंडेंसर प्रेशर हमारा डिफाइन हो गया। ठीक है भाई, हमने प्रेशर की बात कर ली। अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं भैया। अब हमारे टेम्परेचर, इसके नखरे देखो, पहले प्रेशर के नखरे थे, फिर टेम्परेचर के नखरे। अब हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट और फ्लैश फ्रीजिंग मींस जितना हमें कूल करना है, मतलब रेफ्रिजरेशन का जो इफेक्ट है हमारा, है ना, जितने में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आना है, मान लिया हमें 10 - 20 डिग्री तक कूल करना है। अब ऐसा ना हो, ऐसा रेफ्रिजरेंट हम यूज कर लें जो -20 डिग्री सेल्सियस आधे आधे फ्रीज हो गया, है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, है ना। तो वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कहां पे है, यहां पे है। अब ऐसा ना हो कि तुमने जैसे ही इसका साइकिल का यूज किया, तुम्हारा कंप्रेसर प्रेशर, एवेपोरेटर प्रेशर यहां पे है, अब कंडेंसर प्रेशर तुम्हारा यहां पे आ गया, अब क्रिटिकल टेम्परेचर के पास जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा लॉस होगा। तो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर भी हमारा थोड़ा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना, एकदम लो नहीं होना चाहिए। बात आती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मींस ए वाला एंथैल्पी। अब ए वाला एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा ज्यादा से ज्यादा होगा, इसलिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब एक और बात आती है, अब अभी यहां पे क्या है, कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं, कंप्रेसर हम कहां यूज कर रहे हैं, पॉइंट 1 पे यूज कर रहे हैं। अब यहां पे अगर हमारा जो वेपर है, उस वेपर का क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा कुछ, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा, तो क्या होगा, हमारा कंप्रेसर का साइज बड़ा हो जाएगा, कंप्रेसर का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें कंप्रेसर में खर्चा कम से कम करना है, हम क्या है, कंजूस आदमी है। मैकेनिकल लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो समझते नहीं है लोग कि क्या मेहनत करते हैं। अब कंप्रेसर का साइज भी कम करना है, तो हमें ऐसा वेपर चुनना है, ऐसा रेफ्रिजरेंट चुनना है जिससे हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो। कहां पे, 1 नंबर पॉइंट है, तो हमें उसको क्या करना है, कम से कम करना है। तो हम क्या, कैसा रेफ्रिजरेंट चुनते हैं, जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो 1 नंबर पॉइंट पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इससे हमारा कंप्रेसर का साइज कम हो जाएगा, और हमारा जो दाम है, जो टका है, वो कम से कम कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, जो हमारी थर्मोडायनेमिक है वो तो हमने बात कर लिया, केमिकल की बात करते हैं। तो केमिकल में क्या है हमारी टॉक्सिसिटी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, पूरा पूरा दिमाग खा रही है दिन भर, है ना, तो इसको टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, है ना। पता चला कि हाँ कहीं भी लीकेज हो गया और पूरे घर भर मर गए, है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। फिर फ्लेमेबिलिटी, अब फ्लेमेबिलिटी क्या है, मान लिया कहीं पे लीकेज हो गया तुम्हारे घर में फ्रिज से, और वो जाकर के कहीं तुम्हारा सिलेंडर जैसी है भाई, कहीं पे थोड़ी बहुत आग लगी और वो पूरा पूरा घर जल गया एकदम, तो फ्लेमेबिलिटी भी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्शन विद ऑयल।
ऑयल के साथ बहुत जल्दी काम नहीं करना चाहिए। मान लिया ऑयल के साथ मिक्स हो गया, कुछ दूसरा लिक्विड बना लिया, कुछ टॉक्सिक बना लिया, वो नहीं होना चाहिए, है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है विस्कोसिटी और आता है लीक डिटेक्शन। देखो अगर तुमने ऐसा लिक्विड, ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज किया जिसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, एकदम चिपचिपा टाइप का रहेगा, तो वो पता चला कि फ्लो ही नहीं हो रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है। अब विस्कोसिटी कम होना चाहिए। लीक डिटेक्शन, मान लिया कहीं लीकेज हो गया तो तुम पता कर सको, किससे, सूंघने से पता करो, स्मेल से पता कर सको, स्मेल थोड़ी हट करके होना चाहिए, है ना। पता चला कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है लीक, कहीं पे लीकेज हो गया, उसमें कोई ऑर्डरलेस है, मान लिया लीक ऑर्डरलेस है कहीं रेफ्रिजरेंट तुम्हारा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है और तुम इनहेल कर लियो और तुम मर गए हो, है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तो ये क्या होगा, रेफ्रिजरेंट की ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई।